आप लोग आज तक की डेट में हम लोगों ने बेंडिंग स्ट्रेस रिफ्लेक्शन वगैरह वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉलम एंड स्ट्रट्स। बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक तरफ हम कह रहे हैं कॉलम, दूसरी तरफ कह रहे हैं स्ट्रट्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, कॉलम इज अ वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर। ये वर्टिकल मेंबर होगा सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेसिव लोड। यहाँ पे लोड रख रहा हूँ कंप्रेसिव लोड। वर्टिकल के अलावा वर्टिकल के अदर देन वर्टिकल कोई भी मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन इज नोन एज स्ट्रट। कोई भी कंप्रेशन मेंबर अदर देन वर्टिकल मेंबर इज नोन एज स्ट्रट। ये कोई मेंबर हुआ, ये कोई मेंबर हुआ, ये कोई मेंबर हुआ, कोई सा भी मेंबर। ये वाले स्ट्रट्स कहाँ मिलते हैं? बिल्डिंग में तो बहुत कम मिलते हैं कंप्रेशन मेंबर्स। कंप्रेशन मेंबर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसका मतलब ये है एनी मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड ओनली। कंप्रेसिव मतलब ये लोड इसमें ऐसे ही रखा हो, एक्सियल कंप्रेसिव लोड, एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ये वाले केसेस कहाँ मिलते हैं आपको? ट्रस में। जो आपका शेड है कॉलेज में, उसमें कुछ मेंबर आपके इंक्लाइंड हैं, और जब आप उसका एनालिसिस करेंगे तो उसमें कुछ मेंबर प्योरली कंप्रेसिव लोड ले रहे होंगे। उसमें बेंडिंग इसलिए नहीं आ रही होगी, वो ट्रस है। कॉलम के केस में क्या होता है? ये वर्टिकल होता है सिर्फ। जो उसके बेस कॉलम है जहाँ पे आप असेंबली करोगे या करते थे, वो जो एरिया दिखता है वहां से आपको जो वर्टिकल मेंबर दिखते हैं वो कॉलम है। और जो ऊपर ट्रस बना हुआ है उस पे, ट्रस में जो इंक्लाइंड मेंबर है सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन या कंप्रेसिव लोड, दैट इज नोन एज स्ट्रट्स। दोनों का नेचर एक ही है, दोनों कंप्रेसिव लोड लेते हैं और डिजाइन भी कंप्रेशन के लिए ही होती है। Definition by the book: any member of the structure subjected to axial compressive load or force is known as a strut. A strut may be horizontal or vertical. A strut inclined at a 90 degree to horizontal is known as column. जो कॉलम है स्ट्रट का एक स्पेशल केस है। हम कॉलम को स्ट्रट कह सकते हैं और स्ट्रट को कॉलम नहीं कह सकते। समझ आया? ये स्ट्रट है, ये भी स्ट्रट है, और ये कॉलम नहीं है, ये कॉलम है। स्ट्रट का एक स्पेशल केस कॉलम कहलाता है। डेफिनेशन क्या? और देखिए, कॉलम और वर्टिकल अलोंग वर्टिकल सिलेंडर मेंबर और अ बार सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। पता है स्ट्रट क्या है? एनी पोजीशन होगा अदर देन वर्टिकल तो आपको स्ट्रट कहते हैं। नेक्स्ट ये टर्म्स हैं कुछ, इनको याद रख लेना। सिलेंडरनेस रेशियो, ये आगे यूज होगा, इसको याद रखना। इट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ये क्या होता है? लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन होता है कि उसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं आगे देखेंगे अभी। बकलिंग लोड, मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव लोड एट व्हिच कॉलम स्टार्ट्स टू बकल। बकल का मतलब होता है कॉलम है, लोड लगाया, इस पे कोई फर्क नहीं हुआ, आप फी इंक्रीज करते गए करते गए करते गए करते गए, एक टाइम ऐसा आएगा ये कॉलम डिफ्लेक्ट करेगा इस तरीके से। ये जो ओरिजिनल शेप से यू शेप में कन्वर्ट हो रहा है, ये बकलिंग का है। जिस पॉइंट पे आपने देखा नहीं, स्केल पे आप कोई भी चीज पेपर लेते हो या स्केल लेते हो, उस पर लोड लगाते हो स्टार्टिंग में बहुत कम लोड होता है, तो लेता रहता है एक पॉइंट के बाद वो
बेंड कर जाता है, बेंड कर जाता है तो बकल कर जाता है। कॉलम के केस में डिफ्लेक्टेड शेप या डिफॉर्मेशन को बकलिंग कहते हैं। जिस लोड पे बकलिंग हो जाए उसको हम बकलिंग लोड कहते हैं। ठीक है। सेफ लोड क्या होता है? बकलिंग लोड ओवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब आप कह रहे हो कि ये कॉलम हमारे पास 100 किलोमीटर पे बकल करता है, तो आप कह रहे हो कि मेरे पास 2 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाता हूँ मैं, 2 मतलब 2 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चल रहा हूँ, तो मैं 150 किलोमीटर लोड लगाऊं तो मेरा सेफ लोड कहलाएगा। सेफ लोड क्या? आप इंश्योर हो जाओ कि इसमें बकलिंग नहीं होगी, बकलिंग नहीं होगी। कोई भी एक्सीडेंटल लोड भी आ गए उनको भी कंसीडर कर लें तो उसमें बकलिंग नहीं होगी। ये इसलिए सेफ लोड का फंडा आता है। तो आप 100 पे भी डिजाइन करोगे तो भी आपका बकलिंग जस्ट स्टार्ट हो, 99 पे भी करोगे तो बकलिंग नहीं होगी। अगर कोई भी एक्सीडेंटल लोड आ गया, एक्सीडेंटल लोड क्या मतलब कि आपने इनवाइट किए थे 10 लोग, आ गए 15 लोग, या फिर कोई भी विंड लोड आ गया, कोई भी हीट की वजह से टेम्परेचर स्ट्रेसेस जनरेट हो गई, तो उसकी वजह से लोड और स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। वो आप कंसीडर वाइल डिजाइनिंग नहीं कर सकते भाई कितने लोग आ सकते हैं, कितने आ सकते नहीं आ सकते, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, विंड की स्पीड मैक्सिमम कितनी जा सकती है। एक एवरेज विंड स्पीड लेके तो डिजाइन करते हैं, एग्जैक्ट नहीं ले सकते। एवरेज स्पीड से थोड़ी सी भी ज्यादा हो तो फेल हो जाएगा अगर आप 99 पे डिजाइन करते हो। इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, सेफ लोड के लिए डिजाइन करते हैं। सेफ लोड के बाद कुछ एक्सीडेंटल लोड या कोई इमरजेंसी लोड आ भी गए तो हमारा कॉलम सेफ रहता है, इसको हम सेफ लोड कहते हैं। बकलिंग लोड को आप फेलियर लोड भी कह सकते हो। एट विच बकलिंग मतलब हम लोग कह रहे हैं कि डिफॉर्मेशन के केस में कॉलम फेल हो गया। कह रहे हैं यहाँ तक आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? कंफर्म करो। यस सर। यस सर। यस सर आ रही है। बकलिंग फैक्टर क्या होता है? बकलिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ टू रेडियस ऑफ वेरिएशन। जिसने लीस्ट रेडियस ऑफ वेरिएशन कहा है इसी को उसने बकलिंग फैक्टर कह दिया। ठीक है। अब कॉलम का क्लासिफिकेशन होता है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। क्लियर आई? क्लियर आ रही है बेटा? बोलो, कंफर्म करो। यस सर आ रही है। हाँ सर अब आ रही है। ये तो हम लोग कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। क्लासिफिकेशन मतलब क्लासीफाई करो कि लॉन्ग कॉलम है, शॉर्ट कॉलम है या फिर मीडियम कॉलम है। आपको कोई लेंथ दिखाते हैं, मतलब जैसे आप कॉलेज में एंटर करते हो या फिर मेट्रो में एंटर करते हो, आपको बहुत सारे कॉलम्स दिखते हैं। अब आप कैसे क्लासीफाई करोगे कि लॉन्ग कॉलम है, शॉर्ट कॉलम है, कैसा कॉलम, मीडियम कॉलम है? क्योंकि शॉर्ट कॉलम का डिजाइन अलग तरीके से होगा, मीडियम कॉलम का डिजाइन थोड़ा अलग तरीके से होगा और लॉन्ग कॉलम का डिजाइन अलग तरीके से होगा। पहले आपको उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम है। ठीक है। कॉलम को डिफाइन करने के लिए या क्लासिफाई करने के लिए आपका रेडियस ऑफ वेरिएशन का फंडा यूज होता है, स्लेंडरनेस रेशियो का। रेडियस ऑफ वेरिएशन भी होता है, स्लेंडरनेस रेशियो भी होता है। आपकी बुक में दे रखा है स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो अभी आपने देखा एल इफेक्टिव बाई आर। आर क्या है वहाँ पे? रेडियस ऑफ वेरिएशन। रेडियस ऑफ वेरिएशन के को हम
डिफाइन करते हैं आई आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेक्शन होगा, रेक्टेंगुलर होगा या फिर स्क्वायर होगा, सर्कुलर होगा, कैसा भी होगा, उसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उसका एरिया, उसका स्क्वायर रूट, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ वाइब्रेशन। इसमें भी आप क्योंकि इसकी पावर 4 नीचे स्क्वायर एम स्क्वायर ऊपर बचेगा, बाहर निकल जाएगा रेडियस ऑफ वाइब्रेशन। अब ये जो फैक्टर है स्लेंडरनेस रेशियो, आपका अगर 32 से कम है, 32 से कम है तो शॉर्ट कॉलम कहलाता है। 32 से 120 के बीच में तो मीडियम कॉलम कहलाता है। 120 से अबव है, 120 से अबव है तो आपका कहलाता है लॉन्ग कॉलम। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। इन शॉर्ट कॉलम बकलिंग इज नेग्लिजिबल, बकलिंग नहीं होती, कॉलम फेल्स इन डायरेक्ट क्रशिंग ओनली। क्रशिंग होगी, क्रशिंग मतलब मटेरियल फेलियर हो रहा है। मटेरियल फेलियर आपके दो तरीके के फेलियर बताए थे मैंने, एक तो स्ट्रेंथ फेलियर हो, दूसरा डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया में फेलियर हो। तो शॉर्ट कॉलम हमेशा मटेरियल फेलियर कंसीडर करता है, वो मटेरियल फेलियर में ही फेल होता है। और लॉन्ग कॉलम बोथ किसी में भी हो सकता है, हमें दोनों के लिए चेक करना पड़ता है, मगर लॉन्ग कॉलम सिर्फ बकलिंग स्ट्रेस में ही फेल होगा, उसका मटेरियल फेलियर नहीं होगा। मटेरियल फेलियर होने से पहले उसकी बकलिंग हो जाएगी। ये आपको ऑब्वियसली दिखना भी चाहिए, जैसे आपको पता है कि लंबी चीज जल्दी बेंड कर जाएगी, अनसपोर्टेड लैंड आपने एक छोटी सी करी, ये सेल्फ सफिशिएंट रहेगा, ये बकलिंग देर में करेगा, तो ये वाला बकलिंग जल्दी कर जाएगा। तो लॉन्ग कॉलम फेल होते हैं बकलिंग में और शॉर्ट कॉलम फेल होते हैं क्रशिंग में। फेलियर मोड, फेलियर्स ऑफ कॉलम कौन कौन से होते हैं, एक तो डायरेक्ट कंप्रेशन में फेल हो, बकलिंग में फेल हो, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन में। ये वाला हमारा होता है शॉर्ट कॉलम का, ये वाला होता है लॉन्ग कॉलम का, ये वाला होता है मीडियम कॉलम का। ठीक है, शॉर्ट कॉलम, ये लॉन्ग कॉलम। फेलियर ऑफ शॉर्ट कॉलम कैसे होता है कि भाई ये आपने कुछ स्ट्रेस निकाल लिया, क्रशिंग स्ट्रेस आपको पता होगा कि मटेरियल का क्रशिंग स्ट्रेस कितना है, उससे आप निकालेंगे, क्रशिंग स्ट्रेस आपको पता लग जाएगा और आप अपने कॉलम पे कितना आ रहा है उससे कंपेयर करके आप निकालेंगे कि आपका कॉलम क्रशिंग में फेल होगा या सेफ है। या फिर आपसे पूछा जाए क्रशिंग लोड बताओ, क्रशिंग लोड मतलब एट विच लोड द कॉलम विल स्टार्ट क्रशिंग। तो आपको क्रशिंग स्ट्रेस पता होगी, मटेरियल का फेलियर स्ट्रेस पता होगा, उसको आप एरिया से मल्टीप्लाई कर तो पीसी आ जाएगा आपके पास। वाला क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि भाई ये कॉलम है इस मटेरियल का, उसकी क्रशिंग स्ट्रेस इतनी है, कैलकुलेट द क्रशिंग लोड। आपको लोड और स्ट्रेस में तो पता ही है, एरिया का, एरिया से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रिक्वायर्ड है, या तो ये मांगेगा या फिर ये मांगेगा, या ये फिर इंटरचेंजेबली कुछ भी मांग सकते हैं, या फिर एरिया पूछ लेगा तो भाई कॉलम का एरिया बताओ जिसका लोड मेरे को इतना लेना, क्रशिंग स्ट्रेंथ, आप एरिया निकाल सकते हैं। फेलियर ऑफ लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम किस में फेल होते हैं, आपके बकलिंग में। तो बकलिंग लोड हमेशा क्रशिंग से कम होगा। मटेरियल क्रश नहीं कर रहा है तो इसका मतलब बकलिंग कर रहा है, बकलिंग लोड क्रशिंग नहीं कर रहा है तो इसका क्रशिंग से तो कम ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका आइलर्स का फंडा आता है, आइलर्स, आइलर्स आप यूलर्स बोलते हो, आइलर्स बोलते हैं, उससे आपका आता है। ये कॉलम की कंडीशंस होती हैं, उसका फॉर्मूला देखेंगे हम लोग आगे, तो उसने डेरिवेशन भी कराया, आपके में डेरिवेशन नहीं है,
फॉर्मूला आप एक जर्नल करके याद कर लेना, एन की वैल्यू रिप्लेस कर करके डिफरेंट कंडीशन के लिए आप यूज कर सकते हो। पहले तो ये जो आइलर्स फॉर्मूला है डिपेंड करता है एंड कंडीशन कैसी है, मतलब जो बकलिंग लोड या क्रिपलिंग बकलिंग लोड जिससे निकालोगे, बकलिंग लोड आता है आइलर्स लोड से, वो डिपेंड करता है एंड कंडीशन कैसी है। एंड कंडीशन मतलब साइड एंड्स पे कॉलम हिंज है, या फिर एक एंड हिंज है, या दोनों एंड हिंज है, या फिर दोनों एंड हिंज है और एक एंड फ्री है। जैसे वाली देखो, बोथ एंड हिंज है तो ऐसी डिफ्लेक्टेड शेप बने, क्योंकि एंड्स पे मूवमेंट रेजिस्ट नहीं हो रहा। एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा फ्री है, तो यहाँ पे मूवमेंट रेजिस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे स्लोप 0 है, तो ऐसे डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी। दोनों जगह फिक्स्ड है, ये डिफ्लेक्टेड शेप गलत बनी हुई है, ये ऐसी बनेगी। मैंने बनाने की तो यही कोशिश करी है, बनी नहीं। एंड पे स्लोप 0 आएगी, फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड पे स्लोप 0 होती है, मोमेंट 0 नहीं होता। हिंज पे स्लोप 0 नहीं होती, मोमेंट 0 होता है। एक एंड फिक्स्ड है, एक एंड हिंज है, तो यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप 0 नहीं है। तो 4 कंडीशन बनती हैं, इसके अलावा कंडीशन नहीं बनती हैं। इन 4 के लिए फॉर्मूला डिराइव करके बताया है आइलर्स ने। हमारे पास 4 तरीके के लोड बकलिंग लोड कैलकुलेट में होता है। एक ट्रावर्स लोड का फॉर्मूला होता है, एक रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला होता है, जॉनसन पैराबोलिक फॉर्मूला होता है, एक आईएस कोड का फॉर्मूला होता है। आपके सिलेबस में जो है वो स्टार्टिंग के 2 हैं, इनका डेरिवेशन भी नहीं है, ये 2 है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा सॉल्व हो जाएगा। तो ये अजम्पशंस आपको याद होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला भी होता है। अजम्पशंस आपकी थ्योरेटिकल टॉपिक थोड़ा सा आता है, तो अजम्पशंस याद होनी चाहिए। अजम्पशंस समझ में भी आने चाहिए वो कहना क्या चाह रहा है। अजम्पशंस ऑफ आइलर्स थ्योरी, क्या कहता है, आइलर्स फॉर्मूला फॉर क्रिपलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड या बकलिंग लोड एक ही है, कंफ्यूज मत होना। बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड एक ही है। क्रिपलिंग लोड और बकलिंग लोड मतलब जहाँ पे डिफ्लेक्शन परमिसिबल से ज्यादा हो जाए। ये डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ये डिफ्लेक्टेड शेप बनाई है, एक्सेलरेटेड करके बना दी, इतना डिफ्लेक्ट नहीं होता। अगर आपको कंसीडरेबल डिफ्लेक्ट होता है, एमएम में होता है। क्या कहता है, सेक्शन ऑफ द कॉलम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कॉलम में, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, तो कॉलम का क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे था वो यहाँ पे रहेगा, वो यहाँ पे रहेगा, वो यहाँ पे, थ्रू आउट द लेंथ सेम रहेगा। कॉलम इज इनिशियली परफेक्ट स्ट्रेट लाइन एंड एक्सियली लोडेड। इनिशियल स्ट्रेट होगा और एक्सियली लोडेड होगा, कोई भी सेंट्रिसिटी नहीं होगी। सेंट्रिसिटी मतलब ये कॉलम है, सेंट्रिसिटी का फंडा समझ लो, आगे टॉपिक में आएगा भी। ये कॉलम है, इसका सेंटर ये होगा, मतलब मिड पॉइंट की या फिर सेंट्रोइडल एक्सिस स्विच यही होगा। टॉप व्यू देख रहे हैं कॉलम का, ठीक है, यही चीज ये होगा। यहाँ पे ही लोड लगना चाहिए। अगर ये लोड थोड़ा सा वो डिफ्लेक्टेड इधर लग रहा है, तो ये सेंट्रिसिटी कहलाती है। तो हम लोग जब आइलर्स लॉ फॉर्मूला यूज करते हैं तो सेंट्रिसिटी इक्वल टू 0 होनी चाहिए। 0 मतलब ये लोड यहीं पे एक्ट करना चाहिए, चीज समझ में आया। एक्सियली लोडेड का मतलब मटेरियल ऑफ द कॉलम इज होमोजेनियस है, आइसोट्रोपिक, ये आपका पहले भी आ चुका है। मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए। कॉलम मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक एंड ओबेज हुक्स लॉ, ये भी हमें पता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होना चाहिए, हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए। लेंथ ऑफ द कॉलम इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू लेटरल डायमेंशन। ये जो बी डायमेंशन है या फिर ये डी डायमेंशन है, ये कॉलम की लेंथ से
कॉलम की लेंथ बहुत बहुत ज्यादा होनी चाहिए बी या डी से। क्लियर हुआ? मतलब ये मीटर में होनी चाहिए लेंथ और ये एमएम में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये भी एमएम में है और ये भी एमएम में है, तो वो शॉर्ट कॉलम में आ जाएगा। ऑयलर्स थ्योरी लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड है। लॉन्ग कॉलम के लिए आपके पास लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। ये यहाँ से पता लगता है लॉन्ग कॉलम के लिए थ्योरी वैलिड है। सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम इज नेग्लेक्टेड। इसका सेल्फ वेट होता है कुछ, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेसेस आर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, इसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस कॉलम विल फेल बाय बकलिंग अलोन। ठीक है, इसमें से किसी में डाउट है, किसी अजम्पशन में, तो बोलो। अभिषेक, क्लियर है अजम्पशन सारे? हाँ सर। इसमें क्या है, साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा फंडा रहता है कि भाई बेंडिंग मोमेंट कॉन्वेक्सिटी ऐसा बन रहा है तो पॉजिटिव लेते हैं, ऐसा बन रहा है तो नेगेटिव लेते हैं। ये आपको याद करने के लिए जरूरत नहीं है, ये जो डेरिवेशन करते हैं उसमें यूज होता है। अभी आपके में डेरिवेशन नहीं है तो आप इसको इग्नोर मार दो, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं। ये कुछ डेरिवेशन का पार्ट रहता है। फॉर्मूला आपके पास ये आता है, जनरल फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला ये आता है, इसमें आप लिख लो ऐसे। इलेक्ट्रिकल लोड जो हमारे पास होता है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल स्क्वायर। स्क्वायर होता है। अब एन क्या है और एल क्या है? या तो आप इस एन को हटा के यहाँ पे एल इफेक्टिव रखो, वैसे भी लिख सकते हैं पी सी आर क्रिटिकल लोड, क्रिटिकल लोड पाई स्क्वायर ई क्या है, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवर एल इफेक्टिव। ये दोनों सेम है। या तो आप एल क्या है अनसपोर्टेड लेंथ रखो और एन की वैल्यू पुट कर दो, कैसे भी करके जैसी कंडीशन हो। एन की वैल्यू डिपेंड करेगी हमारे पास एंड कंडीशन पे। एंड कंडीशन या तो सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड या हिंज है, या दोनों एंड फिक्स्ड हैं, कैसी कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है एन की वैल्यू। अब एल क्या है, लेंथ अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम। जब यहाँ पे बात कर रहे हैं इस फॉर्मूले की, तो आप एन की कंडीशन बोथ एंड हिंज है तो एन एल इफेक्टिव एल इक्विवेलेंट कह लो, एल इफेक्टिव कह लो, एल बाई टू हो जाता है जब आप उसमें एल एल क्या है यहाँ पे अनसपोर्टेड लेंथ, एक्चुअल लेंथ या अनसपोर्टेड लेंथ। एल इफेक्टिव क्या है, जब यहाँ पे आप पुट करोगे तो एल बाई टू का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल बाई टू का फोर आ जाएगा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू टू होती है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने सी ले रखा है, देखो ऐसे एल इफेक्टिव ये हो गया। यहाँ पे आप पुट करोगे तो ऊपर आ जाएगा एल, जब बोथ एंड हिंज होंगे तो ये कंडीशन आएगी, एन की वैल्यू वन हो जाएगी। जब बोथ एंड फिक्स्ड हैं तो एन की वैल्यू वन बाई टू हो जाएगी। और जब बोथ वन एंड हिंज है और अदर एंड फिक्स्ड है तो आपकी एन की वैल्यू हो जाती है रूट टू। तो एन रूट टू का स्क्वायर टू आ गया, एल बाई टू एन की वैल्यू वन बाई टू फोर आ गया। क्लियर है? ये चीज एन की वैल्यू डिपेंड करती है, बोथ एंड हिंज है तो एन की वैल्यू टू है।
और जब वो बोथ एंड फिक्स्ड हैं तो n की वैल्यू आपके पास 2 है। बोथ एंड हिंज है तो n की वैल्यू 1 है। वन एंड हिंज अदर एंड फ्री तो n की वैल्यू आपकी 1/2 है। वो वन एंड हिंज अदर एंड फिक्स्ड, ऐसे याद रखना। तो इसमें n की वैल्यू पुट कर लो। जब आपके पास बोथ एंड फिक्स्ड हैं, बोथ एंड फिक्स्ड वाले केस में n की वैल्यू आपने 2 पुट करी, n स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर e और l स्क्वायर आ गया ये। दूसरे केस में n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तीसरे केस में 1/2 है तो ये आएगा, चौथे केस में √2 है तो ये आएगा। या फिर l इफेक्टिव केस में यूज कर लो आप। ठीक है, बोलो अभिषेक क्या हुआ? ठीक है, यही फॉर्मूले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और उसकी एन कंडीशन की वजह से एन क्या होगा वो याद रखना है। मैंने बता दिया फिक्स्ड के केस में एन की वैल्यू 2 होती है, बोथ एंड हिंज हो तो आपकी वैल्यू 1 होती है, और वन एंड हिंज अदर फिक्स्ड तो एन की वैल्यू √2 होती है। वन एंड फिक्स्ड और अदर एंड फ्री तो √1/2 होती है। ये फॉर्मूला याद करो, जैसे इस बुक ने दे रखा है ऐसे याद करो। ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक्स में ये दे रखा है इस तरीके से, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। और जो हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड एंड, तो एल इफेक्टिव ऐसे बनती है। एल इफेक्टिव का खेल है सारा, ये दोनों एंड पे फिक्स्ड आ रहा है तो यहाँ पे स्लोप 0 होने के लिए एल इफेक्टिव बकलिंग से मिडिल पोर्शन में होती है, मिडिल हाफ पोर्शन। जब बोथ एंड हिंज हो जाते हैं तो पूरे बीम में बकलिंग होती है। ठीक है, तो वैलिडिटी ऑफ फॉर्मूला के लिए आप देख लेना। देखना नहीं मतलब यही फॉर्मूला याद रखना, आपके में इतना वेटेज है नहीं इसका। कॉलम के डेरिवेशंस वगैरह बहुत डिफिकल्ट होते हैं थोड़े से, इसमें आपकी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी लगती है तो वो आपके में है नहीं। फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, थियोरी आएगी, assumptions वगैरह पूछेगा, तो फॉर्मूले पे ही बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखने पहले। तो राउंड बार 4 मीटर लॉन्ग, एल कितना दे दिया उसने 4 मीटर, 60 mm डायमीटर, तो लॉन्ग कॉलम ही हो गया एक तरीके से। आपको लॉन्ग कॉलम नहीं पता तो भी आप चेक करोगे, इसने तो डायरेक्ट लगा दिया क्रिपलिंग लोड का। तो इसने पूछा भी है क्रिपलिंग लोड, तो क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला हमारे पास वही आइलर्स लोड है, आइलर्स लोड कहता है, और आइलर्स लोड के अकॉर्डिंग हम लॉन्ग कॉलम ही लेते हैं। उसने डायमीटर दे दिया, लेंथ दे दी, तो बोथ एंड हिंज, उसने कह दिया बोथ एंड हिंज, एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1 हो गई तो ई दे दिया उसने। आप उसका आई कैलकुलेट करोगे, पाई डी का होगा 64, आपने आई कैलकुलेट किया, पी क्या होगा पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल स्क्वायर। पाई स्क्वायर ई आपको दे रखा है, आई आपने निकाल लिया, एल स्क्वायर एन की एन भी आएगा, एन एल या एल इफेक्टिव इसने रख लिया, एल इफेक्टिव इक्वल्स टू एल नॉमिनल या एल अनसपोर्टेड लेंथ 4 मीटर हो गई, क्योंकि बोथ एंड हिंज। हमेशा एंड कंडीशन जब भी क्वेश्चन करो कॉलम का तो एंड कंडीशन वाले लाइन को अंडरलाइन कर लो। ये बहुत मिस्टेक होती है लोगों से कि भाई कंडीशन आप डायरेक्ट लेके कर देते हैं, दिक्कत हो जाती है। कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो याद आएगा। इसको कैसे कन्वर्ट किया, 10⁻³ से डिवाइड कर दिया, किलोमीटर में आ गया। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। यस सर। ये आपको देखो आई वाला फंडा हर जगह, आगे एक और चैप्टर आने वाला है उसमें भी आई वाले में टाइम इसलिए दिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह टाइम इसलिए दिया गया था। अब देखो उसने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें पूछी। क्या पूछा उसने, क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से। अ माइल्ड स्टील ट्यूब, ट्यूब बोल दिया उसने मतलब हॉलो होगा, 4 मीटर लॉन्ग, इंटरनल डायमीटर 30 mm एंड 4 mm थिक। उसने एक्सटर्नल डायमीटर नहीं दिया, 4 mm इंटरनल, 4 mm थिकनेस दे दी। Determine the safe load when the strut is used with the following condition.
इसने n की वैल्यू चेंज कर करा के देगी। बोथ एंड आर हिंज, n की वैल्यू कितनी होगी बोलो? 1 1, होगी। बोथ एंड आर फिक्स्ड, n की वैल्यू 2, वन एंड फिक्स्ड, अदर एंड इज हिंज, बोलो n की वैल्यू 1/2, 1/2। 1/2 1/2। वन अदर एंड हिंज है बेटा, फ्री नहीं है, √2 होगी। यही मैं कह रहा हूँ, पढ़ो। ये होगा वन एंड फिक्स्ड, अदर इज फ्री, तो n की वैल्यू 1/2। यही मैं कह रहा हूँ, ये चीज आपने, आपको सब कुछ पता है, आपने यही गलत पढ़ लिया, n की वैल्यू गलत रख दी, सब गड़बड़, सीधे नंबर आते हो चले जाएंगे। ये पढ़ना है, अदर एंड इज हिंज है ना कि फ्री। फ्री होता तो आपका 1/2 क्लियर है। n की वैल्यू ऐसे डिसाइड करते हैं। अब उसमें अब उसका आई निकालेंगे। आई निकालने के लिए एक्सटर्नल डायमीटर पता होना चाहिए। एक्सटर्नल डायमीटर कितना होगा? 30, 10 मतलब 4 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, 38 हो गया। कैपिटल डी, स्मॉल डी कितना हो गया? 30। ये एक चीज और, इस टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज और ध्यान रखना, ये डायमीटर गिवन है या रेडियस, इसमें बहुत कंफ्यूजन, मतलब ये घुमा के पूछते हैं। वो रेडियस दे देते हैं तो रेडियस को डबल करना पड़ेगा आपको, 60 + 4 + 4 68 आता है। उन्होंने डायमीटर दे रखा है तो 38 आ रहा है, वहाँ पे कंफ्यूजन होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन बिना पढ़े मत ले लेना, अज्यूम मत करना कि डायमीटर है। डायमीटर लिखा तो डायमीटर लेना। एक्सटर्नल डायमीटर आ गया 38, आपने आई कैलकुलेट किया। क्रिपलिंग लोड पूछ रहा है, क्रिपलिंग लोड निकाल दिया। सेफ लोड उसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोला, कहीं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 दे दिया। आप क्रिपलिंग लोड को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे तो आपका सेफ लोड आ जाएगा। पहले केस में n की वैल्यू 1 है, दूसरे के केस में n की वैल्यू 4 है। जैसे एल इफेक्टिव यहाँ पे ले लिया, कंफ्यूज मत होना। जैसा आप इसमें दे रखा है ऐसे भी करो। एल इफेक्टिव इसने यहाँ पे एल जो ले रहा है वो कैपिटल एल ले रहा है, एल इफेक्टिव ले रहा है। हम लोग एल यहाँ पे कितना लेंगे? 4 मीटर। ये एल इफेक्टिव नहीं है। इनकी वैल्यू आपने पुट करी एंड 4, अल्टीमेटली लौट के वही आना है, आपको दिख ही रहा है। ये 4/2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। 4 ऊपर लिख लो, 4 नीचे हो तो कटकटा के अल्टीमेटली आना होगा। ट्रिपलिंग लोड ही आ रहा है। दूसरे केस में √2 हो रहा है, n की वैल्यू √2 आपने लिख दिया आएगा। तो इसको करके देखना एक बार। ये आप फॉर्मूला ये याद रखना, n की वैल्यू अपने एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, या फिर एल इफेक्टिव पहले ये निकाल लेना। एल इफेक्टिव क्या है यहाँ पे? एल इफेक्टिव क्या है? एल बाई अनसपोर्टेड लेंथ बाई, या फिर इसको उठाओ या उसको उठाओ। ये इस वाले फॉर्मूले को उठा रहा है, एल इफेक्टिव पहले निकाल रहा है। आप डायरेक्टली फॉर्मूले पुट कर रहे हो तो उसमें कोई इशू नहीं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, अ सॉलिड राउंड बार 4 मीटर लॉन्ग 50 mm in diameter was found to be extended 1.6 4.6 under tensile load of 50 kN. Axial load है मगर tensile. This bar is used as a strut when both end is hinged. Determine the buckling load or also a safe load taking the factor of safety 4 मीटर। अब पहले तो आपको इसने कुछ भी नहीं दे रखा। इसने पहले तो डायमेंशन वगैरह आप देखो कि भाई इसका क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। देखो क्वेश्चन देखो, एरिया निकाल लिया, स्ट्रेस निकाल लिया। स्ट्रेस कैसे निकाला? लोड गिवन था और एरिया आपने निकाल लिया था। स्ट्रेन निकाल लिया, चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ। आपने इसमें उसने ई नहीं दे रखा है, ई क्या होगा? सॉलिड राउंड बार, मटेरियल नहीं बोला, स्टील बोल देता है, कास्ट आयरन बोल देता है। आप ई निकालेंगे। ई क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस आपने निकाल लिया, स्ट्रेन निकाल लिया, ई की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब आई, आपको आई निकाल लेंगे। एल इफेक्टिव पता है। देखो इस क्वेश्चन में पहली लाइन का मतलब सिर्फ ये यूज है, आपके पास ई गिवन नहीं है।
क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेगा, डायरेक्टली नहीं दे रहा, आप ही इसमें डायरेक्टली नहीं दे सकते। सर आपकी सर आवाज वॉइस ब्रेक हो क्लियर रही है। नहीं है। अब क्लियर आई? थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है सर। अब क्लियर आई होगी, देखो अब क्लियर आ रही है। हाँ सर अब क्लियर है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन का जो है ये एक्सटेंडेड, ये जो 50 किलोमीटर लगाया है, सिर्फ इसका यही यूटिलाइजेशन है। ई आपको नहीं पता। ई देखो फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट आ गया। फर्स्ट चैप्टर में क्या कहता है, स्ट्रेस स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, ये आपको पढ़ा था आपने, स्ट्रेस इक्वल्स टू इनटू स्ट्रेन। ये वाला फंडा आ गया फर्स्ट चैप्टर का। वो फर्स्ट चैप्टर का फंडा यहाँ पे यूज करके वो निकाल रहा है। फर्स्ट चैप्टर का यूज करके वो निकाल रहा है स्ट्रेन। स्ट्रेन का यूज करके वो निकाला है यंग्स मॉडुलस। उसमें गिवन नहीं है, ना कि मटेरियल, ना ही मटेरियल टाइप बताया है। उसने पहले स्ट्रेन निकलवाएंगे। आप स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, आपने लेंथ ऑफ कॉलम दे रखी थी, चेंज इन लेंथ दे रखी थी, चेंज इन लेंथ से आपने स्ट्रेन निकाला, स्ट्रेस आपने निकाल लिया पी बाई ए से, तो आपने स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से ई निकाल लिया। अब जो आपको फॉर्मूला पता है उसका यूज करके आपने बकलिंग लोड निकाल लिया। बकलिंग लोड को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया, आपके पास सेफ लोड आ गया। तो इस क्वेश्चन को इनकम्प्लीट मत समझना कि सर ने ई तो गिवन नहीं है, क्लास में खड़े होकर पूछने लग जाओ कि सर इसमें ई गिवन नहीं है। अगर एग्जाम में गए, इनकम्प्लीट क्वेश्चन नहीं है पहली लाइन का। फिर आप ये देखो ना, फर्स्ट